जय हिंद साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री का और अपन पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो अपना एक क्लास रासायनिक अभिक्रियाओं के रिगार्डिंग हो गया है और बहुत बड़ा कोई टॉपिक अपने सिलेबस में ये है नहीं। बस अपने को पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, इसके कौन से टाइप्स होते हैं यानी कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। तो इसी वे में अपन पढ़ते गए थे और अपन ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया की सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी। मैंने कहा था कि इससे अभिक्रिया होगी तो क्रियाकारक बाईं तरफ लिखे जाते हैं, उत्पाद दाईं तरफ लिखे जाते हैं, बीच में तीर का चिन्ह लगाया जाता है। तीर का चिन्ह पश्च से अग्र दिशा की ओर होता है, क्रियाकारकों से उत्पादों की ओर होता है। फिर अपन ने अलग अलग बातें कर ली थी कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें क्रियाकारक जुड़ेंगे और उत्पाद का निर्माण करेंगे। और मैंने आपको बताया था इसी के अंदर अपघटन अभिक्रिया। मैं यूं कहूंगा योगात्मक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का मतलब तो था जुड़ना और अपघटन का मतलब था टूटना। और मैंने आपको इसके अंदर क्या क्या बताया, जितने भी अपने और अलग तरीके के टाइप थे केमिकल रिएक्शंस के रिगार्डिंग। कौन से टाइप, मैंने आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया बताया। मैंने कहा जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ होगी, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन फॉर्म्ड सॉल्ट, वो क्या होगा आपका न्यूट्रल। इस क्रिया को क्या कहा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और क्या पढ़ा था इसके अंदर मैंने, और इसके अंदर आपको बताया था इसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपको एक चीज और बताई थी, किसके बाद में, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी वाली बात। आप बोलोगे सर ये कौन सी चीज थी, याद करो थोड़ा सा। पिछली क्लास में अपन ने बात करी एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये इनको प्रोसेस भी बोल सकते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो वह अभिक्रिया होगी जिसमें मैं यूं कहूंगा रिएक्शन होने के बाद में ऊष्मा रिलीज होगी, या यूं कहूंगा हीट प्रोड्यूस होगी। यानी कि आपका जो कंटेनर होगा, जो पात्र होगा, उसका क्या होगा, गर्मपन महसूस होगा या वो गर्म हो जाएगा। जबकि ऊष्माशोषी के लिए एंडोथर्मिक, अच्छा मैंने यहाँ शब्द भी बताए थे। मैंने कहा एक्सो मीन्स बाहर निकलना, एंडो मीन्स अंदर। अब एक्सो बाहर निकलना, तो बाहर क्या निकलेगा, उस कंटेनर से, उस पात्र से क्या बाहर निकलेगा भैया, वहां से ऊष्मा बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी। बोलो बात क्लियर है क्या। मैंने कहा था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब यह है कि वह रिएक्शन जिस पात्र में हो रही है, जिस कंटेनर में हो रही है, जब क्रिया हो जाएगी तो वहां से ऊष्मा निकलेगी, रिलीज होगी, यानी आपके उस पात्र का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि उस रिएक्शन के बाद में आपको प्रोडक्ट के साथ में प्लस में एनर्जी लिखी हुई मिलेगी। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे, तो वो तो आपकी थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जबकि ऊष्माशोषी के लिए, अच्छा नाम से ही पता चल रहा है, शोषी मतलब क्या, शोषण करना, यानी कि अवशोषण करना, यानी कि लेना, प्राप्त करना। तो ऊष्माशोषी के लिए कहा जाता है जवानों कि वह रिएक्शन जिसको संपूर्ण होने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, अदरवाइज वो होती ही नहीं है। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि एक ऐसी अभिक्रिया जो संपन्न नहीं हो रही है, किसके बिना, ऊष्मा के बिना। यानी आप उसको अगर हीट दोगे, ऊष्मा दोगे, तब तो वो संपन्न हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। वो कौन सी होगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बोलो बात क्लियर है क्या। तो ये दोनों आपके डिफरेंस हो गए, किनके बीच में, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के अंदर। ये तो चीजें थी पहले की। आज क्या पढ़ रहे हैं सर, आज आपके सामने लिखा हुआ है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर ये चीज समझ में आती है तो ये तो अपने आप आ जाएगी। कैसे सर, अगर आपको इस चीज का मतलब, इस नाम का मतलब, इस मीनिंग का मतलब पता चल जाता है, तो इसके आगे तो खाली द्वि लगा है। क्या लगा, ये द्वि लगा है। द्वि मतलब दो बार क्या, विस्थापन। तो आप बताओगे, आप बोलोगे सर सबसे पहले हमें विस्थापन तो बताओ क्या है। तो भैया विस्थापन या माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब क्या होता है। आप सभी ने आवर्त सारणी पढ़ी होगी और आवर्त सारणी में नाम सुना भी होगा एक चीज का, कि जो तत्व वगैरह होते हैं, जो धातु होती है, अधातु होते हैं, तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, कुछ भी व्हाटएवर, ऐसा कहा जाता है कि इन तत्वों की क्रियाशीलता होती है, इनकी रिएक्टिविटी होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं, इनको खुली हवा में नहीं रखा जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्या है इनके अंदर, क्या खास है इनके अंदर। अपना जो सोना चांदी है वो तो खुली हवा में ही रहता है ना, जबकि महंगा तो सोना चांदी है। अरे मैं अगर बात करूं सोना चांदी की, तो महंगा तो सोना चांदी है, जबकि सोडियम पोटेशियम को कहा जाता है कि खुले में नहीं रखा जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। रीजन ये है भैया,
मैंने कहा सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातुएं होती है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं, इसलिए इनको खुली हवा में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये हवा पानी के साथ में क्रिया कर लेते हैं और विस्फोट पैदा कर सकते हैं, कंटेनर फट सकता है, इसलिए इनको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। किसको? सोडियम पोटेशियम को। भैया ये क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं जो चीजें बोल रहा हूं सीधे सवाल बनते हैं, पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। एग्जाम्पल है सोना, चांदी, प्लेटिनम। थर्ड एग्जाम्पल है आपका सोडियम पोटेशियम या सोडियम। योर आंसर विल बी सोडियम। आपको पता है कि वह धातु, वह तत्व है जो बहुत ज्यादा क्रियाशील है, हाईली रिएक्टिव है, जिनको खुला नहीं छोड़ सकते, वो सोडियम है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। जबकि सोना चांदी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा कम क्रियाशील है, अत्यधिक लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या? वो खुले में पड़े रहेंगे तो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? तो विस्थापन में क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो अपने से कम क्रियाशील को हटा देता है। अब इसको मैं लाइव एग्जांपल समझाता हूं, मैं इसको डेली लाइफ से समझाता हूं। आप बोलोगे सर डेली लाइफ से क्या मतलब हुआ? आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आप कोई धंधा स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज कि अगर आप कोई धंधा स्टार्ट करते हैं, आप अपना कोई स्टार्टअप लेके आते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम करते हैं आप, तो आपके कंपटीटर तो आपके साथ में रहेंगे। भले ही आप कोई चाय की दुकान ही खोलेंगे, आपके कंपटीटर तो रहेंगे। आप खोलोगे तो आपका दोस्त या हो सकता है आपका कोई, मैं यूँ कहूँगा कि आपसे जलने वाला होगा, या आपके कंपटीटर होंगे, वो भी क्या करेंगे? आपके साथ साथ में कंपीट करेंगे, आपके जैसा धंधा स्टार्ट करेंगे। अब होगा क्या? अब होगा ये कि अगर आप में दम है, अगर आप में दम है, आप में पोटेंशियल है, आपके अंदर मैं यूं कहूंगा विल पावर है, तब तो आप उसको मात दे दोगे, या आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके कुछ भी करने से। वो चाहे आपके दुकान के जस्ट अड़ा के निकाल के, मतलब यूं आपके पास में आकर के खोले, तो भी आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप में दम नहीं है, आप अपने धंधे के लिए मैं यूं कहूंगा काबिल नहीं हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, या आप मार्केटिंग नहीं जानते हैं, या आप ईमानदारी से काम कर ही नहीं रहे, तो होगा क्या? आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। रिप्लेसमेंट किसके द्वारा होगा? रिप्लेसमेंट उस पर्सन के द्वारा होगा जो आपके साथ कंपटीशन लेने आया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूं कहूंगा कि आपसे ज्यादा काबिल आदमी, आपसे ज्यादा काबिल स्टूडेंट आपको पीछे रख देगा। एग्जाम की बात करूं तो भी कैसे? एक कोई पर्सन जो आपके साथ हमेशा पढ़ता है और एक आप पढ़ रहे हो, अगर उसमें ज्यादा टैलेंट है, या वो ज्यादा पढ़ रहा है, या उसके माइंड में ज्यादा चीजें बैठ रही है, या उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, या वो अपनी स्टडी को सीरियस ले रहा है, तो नो डाउट उसका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका नहीं होगा। ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। सर विस्थापन कैसे हुई? भाई आप एग्जाम की रेस के अंदर साथ में आप भी हो ना। सपोज कोई एग्जाम के लिए 3 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें आप भी हो, उस भीड़ का हिस्सा तो आप भी हो। उस भीड़ में, उस 3 लाख लोगों की भीड़ के अंदर वो आदमी भी साथ में है जो सेलेक्ट होगा, वो आदमी भी साथ में जो बुरी तरह से फेल होगा, और वो आदमी भी साथ में है जो नजदीक जाकर के रह जाएगा। अब इसमें होगा क्या? जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। सर ये क्या बोल रहे हो? ज्यादा क्रियाशील होगा सेलेक्ट, मतलब भैया वे आदमी जिसके मैं यूं कहूंगा मेहनत के साथ में किस्मत भी होंगे। मेहनत तो होगी होगी, एफर्ट्स तो होंगे, साथ में लक भी होंगे। वो पढ़ेगा, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा, जो इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देगा, जो स्टडी टू स्टडी चलेगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप उस भीड़ में से क्या हो गए? हट गए। आपका क्या हो गया? विस्थापन हो गया। किसके द्वारा? उस सिलेक्शन होने वाले बंदे के द्वारा, उस कैंडिडेट के द्वारा। यानी उस कैंडिडेट ने आपका उस भीड़ में से, उस एग्जाम में से क्या कर दिया? रिप्लेसमेंट कर दिया, विस्थापन कर दिया। यही क्या है? जिंदगी की विस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की विस्थापन अभिक्रिया, तो मैं आपको केमिस्ट्री के हिसाब से बताऊं तो मेरे शब्दों को पकड़ना, मेरी बात को पकड़ना। मैं यूं कहूंगा कि आवर्त सारणी में अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उस अभिक्रिया से हटा देना तथा खुद जुड़ जाना क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आप बोलोगे सर कैसे? एग्जाम्पल से समझाओ। तो एग्जाम्पल देखना, एक एग्जाम्पल देखना। मैं कहूंगा अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देना या हटा देना विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है भैया? जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, तीर चला करके मैं लिखूंगा ZnSO4 प्लस Cu। आप बोलोगे सर ये क्या है? तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं, ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, ये होता है नीले कलर का। कैसा होता है जवानों? ये होता है नीला रंग। कैसा होता है? नीला रंग। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई कंटेनर है, कोई बीकर है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, क्या भरा हुआ भैया? कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, और इसमें अगर आप जिंक के टुकड़े डाल दोगे, ये नीले कलर का है। कैसा है ये?
ये नीला कलर का है और आप अगर इसमें जिंक के टुकड़े डाल दोगे तो ये जिंक सल्फेट बन जाएगा, जो क्या है रंगहीन है। बोलो बात क्लियर है क्या? अब हुआ क्या इसके अंदर, ये जो जिंक था, ये जो Zn है वो इस Cu से ज्यादा क्रियाशील है। वही बात है, ये ज्यादा टैलेंटेड है इससे, ये ज्यादा क्रियाशील है इससे, ये हाईली रिएक्टिव है इससे। तो ये जिंक जैसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में जाएगा, वो कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर को तो कर देगा साइड में और जिंक खुद लग जाएगा, इसलिए क्या बन जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा। इसलिए ये एक विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। समझ में आया कि नहीं आया? एक और एग्जांपल देख लो। अगर Pb है, Pb मतलब क्या? लेड, इसको आप डाल दोगे किसमें? CuSO4 में, तो भी क्या होगा? ये Pb साथ में जुड़ जाएगा और PbSO4 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा Cu। इसका मतलब भी क्या है कि जब Pb के टुकड़े डाले गए किसके अंदर? कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर, तो क्या हुआ? कॉपर सल्फेट के विलयन में जब Pb के टुकड़े डाले गए तो ये ज्यादा क्रियाशील था, ये कम क्रियाशील है, इसलिए इसको साइड में फेंक दिया और ये खुद जुड़ गया और क्या बन गया आपका? PbSO4। ये भी आपका क्या है? विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। एक चीज और बता दूं मैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई कंटेनर हो, अगर कोई बीकर हो, कोई पात्र हो जिसके अंदर CuSO4 है, क्या है भैया? कॉपर सल्फेट है जो नीला कलर का होता है। अरे कॉपर का कलर क्या होता है? नीला। अगर कॉपर सल्फेट का विलयन है नीले कलर का, तो कहा जाता है कि अगर आप इसमें टुकड़े डाल देते हो आयरन के, किसके टुकड़े डालोगे भैया? आयरन के, लोहे के टुकड़े डालोगे, तो ये नीले कलर से कैसा हो जाएगा? मलिन कलर हो जाएगा या मटमेला सा हो जाएगा। मलिन, मैं ऑब्लिक करके लिख देता हूं, मटमेला कलर। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे अगर किसी कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन के टुकड़े डाल दोगे तो वो आपका जो विलयन होगा वो मटमेला या मलिन कलर का हो जाएगा। ये भी एक एग्जाम्पल है विस्थापन अभिक्रिया का। अब ये जैसे विस्थापन अभिक्रिया थी वैसे ही क्या होगी भैया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप बोलोगे सर कैसे? तो देखना, विस्थापन अभिक्रिया में तो क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व आता है और किसी विलयन में से कम क्रियाशील तत्व को साइड में हटा देता है और खुद जुड़ जाता है। लाइक ZnSO4 आया CuSO4 के विलयन में से जो नीले कलर का था, जिंक खुद लग गया किसके साथ में? सल्फेट के साथ में, और कॉपर को कर दिया साइड में। इसलिए क्या है? जिंक सल्फेट है, कॉपर साइड में चला गया, इसलिए इसका कलर क्या हो गया? कलरलेस, रंगहीन हो गया। ये तो एग्जाम्पल है किसका? विस्थापन अभिक्रिया का। अब अपन पढ़ रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि मतलब क्या? दो, यानी कि इसमें दो दो चीजों का क्या होगा? या यूं कहूंगा कि यौगिक में दो दो चीजों का इंटरचेंज होगा, अंतर चेंज होगा। कैसे? मैं इसको सीधा एग्जांपल से ही समझाऊंगा। कैसे एग्जांपल से? जैसे आप एग्जांपल उठा लो, आप एक एग्जांपल ले लें। यहाँ पे एग्जांपल कौन सा लेंगे अपन? AgNO3 प्लस NaCl। अरे आपने एग्जांपल लिया AgNO3 प्लस NaCl, तीर चला करके मैं लिखूंगा। अब होगा क्या इसमें? अच्छा, जब कोई भी यौगिक हो, जो कोई भी यौगिक हो केमिस्ट्री में, आपके आंखों के सामने दिख रहा हो और उसके ऊपर ना तो प्लस दिखे और ना माइनस दिखे, इसका मतलब वो उदासीन होता है, इसका मतलब वो न्यूट्रल होता है। अरे भैया, अगर किसी भी स्पीसीज पे, अगर किसी भी प्रजाति पे, अगर किसी भी तत्व पे, किसी भी यौगिक पे, किसी भी अणु पे, किसी परमाणु पे आपको ना धनावेश दिखे, ना ऋणावेश दिखे, ना पॉजिटिव चार्ज दिखे, ना नेगेटिव चार्ज दिखे, दैट मीन्स वो क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन है। लाइक AgNO3 है आपका, इसके ऊपर मुझे ना तो प्लस दिख रहा है ना माइनस दिख रहा है, इसका मतलब क्या है भैया? ये उदासीन है। पर आपके जो जे थॉमसन साहब आए थे, उन्होंने उस टाइम ही बोल दिया था कि परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है, क्योंकि इसमें जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। मतलब कोई भी यौगिक बना हुआ होगा तो उसमें प्लस भी होगा माइनस भी होगा, पर बराबर मात्रा में। प्लस का 5 होगा तो माइनस का 5 होगा, मतलब 0। अरे प्लस का 10 माइनस का 10 मतलब 0, प्लस का 1 माइनस का 1 मतलब 0। यानी कि ये AgNO3 है, ये दिख तो उदासीन रहा है पर इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। कैसे? देखना, Ag के ऊपर है भैया प्लस, ये है धातु, ये NO3 है नाइट्रेट आयन है, तो इसके ऊपर होता है माइनस। ये प्लस ये माइनस दिख रहा है कैसा? छदम, न्यूट्रल, उदासीन। वैसे इधर है भैया, Na के ऊपर है प्लस, Cl के ऊपर है माइनस। अरे केमिस्ट्री में आंखें बंद करके सोच लो, आंखें बंद करके दिमाग में बिठा लो,
कि केमिस्ट्री में कोई भी यौगिक तत्व, अणु, परमाणु कुछ भी दिख रहा हो और वह उदासीन हो तो मतलब वो जब बना था तो उसमें प्लस भी था माइनस भी था, पर बराबर मात्रा में। जैसे Ag के ऊपर प्लस चार्ज है, NO3 के ऊपर माइनस चार्ज है, Na के ऊपर प्लस चार्ज है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, यानी जितने प्लस से उतने ही माइनस से, जितने प्लस से उतने ही माइनस से बना हुआ है। द्विविस्थापन का मतलब क्या होगा? दो यौगिकों में चेंज होगा, आपस में अदला बदली होगी, इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज क्या होगा? इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जुड़ जाएगा। मैं चौक के कलर से बता रहा हूं कैसे, देखना, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा। ये पीले कलर वाला जो लाइन जा रहा है वो उससे जुड़ेगा। जैसे ये Ag प्लस का है, ये इस Cl माइनस से जुड़ जाएगा, और ये आपका NO3 माइनस है, ये इस Na प्लस से जुड़ जाएगा। वापस देख लो भैया, नाम है द्विविस्थापन। द्वि मतलब दो बार, द्वि का मतलब दो बार, यानी इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ेगा। तो लिख दो AgCl प्लस NaNO3 NaNO3। ये आपका क्या हुआ? उत्तर किसका? द्विविस्थापन अभिक्रिया का। बात क्लियर है क्या? इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसको अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपण क्या होती है सर? अरे अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जो चीज जाकर के पेंदे में बैठ जाती है। तो भैया ये जो आपको AgCl दिख रहा है ना, ये चीज ऐसी है जो पेंदे में जाकर के क्या कर जाती है? बैठ जाती है, इसलिए इसको अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। द्विविस्थापन है, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा, इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ जाएगा, ये आपके सामने रही। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, उसके बारे में। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। मैं यूं कह सकता हूं कि अपने टॉपिक का समापन हो सकता है, मैं यूं कह सकता हूं कि अपने टॉपिक का एंड पॉइंट है, और मैं यूं भी बोल सकता हूं कि ये टॉपिक की लास्ट हेडिंग है। आप बोलोगे सर ऑक्सीकरण मतलब क्या? मैं इंग्लिश वालों के लिए लिख देता हूं, ऑक्सीकरण मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण का मतलब क्या जवानों? ऑक्सीडेशन। और अपचयन का मतलब क्या? रिडक्शन। अपचयन का मतलब क्या? रिडक्शन। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, जब ऑक्सीकरण और अपचयन साथ में होता है, जिसको बोलते हैं जवानों रेडॉक्स रिएक्शन। वो क्या चीज है देखेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले तो आप सर हमें ये बता दो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। मैं एक बार पहले बातें लिख देता हूं। मैं यहां लिखूंगा ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का हटना। इधर मैं लिखूंगा उल्टा, हाइड्रोजन का तो जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का जुड़ना व ऑक्सीजन का हटना। जवानों शब्दों पे जाना, बातों पे जाना, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। फिर मैं बोलूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, पूरा लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करना। और मैं यहां लिखूंगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। और एग्जांपल्स या यूं कहूंगा और इनकी रिगार्डिंग समझने वाली भाषा क्या होगी, मैं यहां लिखूंगा धनावेश में वृद्धि होना। यहां लिखूंगा मैं धनावेश में वृद्धि होना, धनावेश में वृद्धि होना। और आगे उधर क्या लिखूंगा मैं, ऋणावेश में वृद्धि होना। उल्टे चलेगी भैया बातें। इधर मैं लिखूंगा ऋणावेश में वृद्धि, ऋणावेश में वृद्धि। मैं साथ में एग्जांपल्स लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर होता चले। ये आपके अंतर तो हो गए खत्म, यानी इसको समझने वाली बात तो हो गई खत्म कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, मैं अभी समझा दूंगा। अब मैं लिख रहा हूं कुछ एग्जांपल्स, फिर लिखूंगा एक रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल और आपको कहानी समझ में आ जाएगी। C+O2 से मैं लिखूंगा तीर चला करके CO2 और इसका यहाँ ब्रैकेट खाली छोड़ दूंगा। यहाँ दूसरा एग्जांपल लिखूंगा मैं, यहाँ दूसरा एग्जांपल लिखूंगा Mg+O2 से इधर तीर चला के लिखूंगा 2MgO और यहाँ भी ब्रैकेट खाली छोड़ दूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ लिखूंगा भैया
नेक्स्ट जो अपना एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूं वो मैं लिखूंगा H2S से H2 प्लस S, यहां मैं ब्रैकेट खाली छोड़ दूंगा। नेक्स्ट मैं यहां एग्जांपल एक और लिखना चाहूंगा, एक और एग्जांपल कौन सा लिखूंगा मैं, SnCl4 तीर चला करके लिखूंगा SnCl2 प्लस Cl2, यहां ब्रैकेट खाली छोड़ दूंगा। ये तो मैंने आपके सामने लिखे मोटा मोटी तौर पर चीजें, या मैं इसको Cl2 को हटा भी सकता हूं, SnCl4 से SnCl2 लिख दूंगा। नेक्स्ट मैं आपके एक चीज और लिखना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये है CuSO4 प्लस Zn, तीर चला करके लिखूंगा ZnSO4 प्लस Cu, और यहाँ भी एक ब्रैकेट खाली छोड़ दूंगा। अब आप बोलोगे सर इन चीजों का मतलब क्या है? भैया अपन पढ़ रहे हैं इस टॉपिक का समापन, इस टॉपिक का लास्ट मतलब वो क्या है सर? मैं पढ़ा रहा हूं आपको ऑक्सीकरण और अपचयन। अब आप देखना केमिस्ट्री के अंदर भैया दो प्रोसेस होती है, एक होती है ऑक्सीकरण, एक होती है अपचयन। आपके सामने लिखा हुआ है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन का मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। अब आप जब कभी भी केमिस्ट्री में किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी समीकरण में, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती हुई देखो और हाइड्रोजन को हटता हुआ देखो, ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखे और हाइड्रोजन हटता हुआ दिखे, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और हाइड्रोजन हट रहा हो, तो वो कौन सी क्रिया जवानों? ऑक्सीकरण है। जबकि इसका उल्टा क्या है, अगर कहीं भी हाइड्रोजन जुड़ रहा हो और ऑक्सीजन हट रहा हो तो वो कौन सी क्रिया भैया? अपचयन क्रिया। कैसे सर? अभी समझाते हैं। दूसरी बात मैंने कहा जब कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन त्यागते हुए दिखे, त्यागना मतलब निकाल देना, त्यागना मतलब छोड़ देना, हटा देना, दे देना। अरे जब कभी भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होते दिखे, त्यागता हुआ दिखे, तो भैया वो तो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हुआ दिखे तो वो है अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट बात क्या, जब कभी भी आपको धनावेश में वृद्धि होती दिखे, जब कभी भी आपको धनावेश में पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज होता दिखे, वो तो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जब कभी भी आपको ऋणावेश में वृद्धि होती हुई दिखे, नेगेटिव चार्ज बढ़ता हुआ दिखे, तो वो है आपका अपचयन अभिक्रिया। कैसे सर? तो देखना एग्जांपल से। पहली बात, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मुझे आप बता दो जवानों की कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो ऑक्सीकरण है या अपचयन है? आप देखोगे थ्योरी के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और CO2 बन रहा है, मतलब ये क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। मतलब ये क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसे पता चला भाई? अरे कैसे पता चला ये ऑक्सीकरण है? सर हमें पता ऐसे चला कि इस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा था, आपने थ्योरी में लिखा है कि ऑक्सीजन अगर कहीं जुड़ता हुआ दिखे तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। वेरी गुड। इधर आ जाओ, Mg+O2, फिर वही बात, Mg के साथ में मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जब कभी भी ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखे तो लिख दो क्या? ऑक्सीकरण। अरे क्या? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट मैं अगर बात करूंगा, ये देख लो इधर वाला SnCl4। अरे भैया ऑक्सीडेशन नंबर आपके ज्यादा सिलेबस में नहीं है, मैं फिर भी बता दूंगा आपको। ऐसा कहा जाता है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, जैसे Sn का निकालना, अपने को पता नहीं है कि इसके ऊपर क्या चार्ज है, लेकिन मैंने कहा है कि केमिस्ट्री में कोई प्रजाति, कोई भी अणु दिखे, कोई चार्ज नहीं दिखे, तो वो जितने धनावेश से बना है उतने ही ऋणावेश से बना है। यानी माना कि इसका क्या है? x है, माना कि इसका क्या है? x चार्ज है, इसका x आवेश है, प्लस Cl का क्या होता है भैया? इसका होता है भैया -1, और कितने Cl है? 4 × 4, तो क्या होगा? x प्लस माइनस 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 4, x -4, तो x बराबर क्या लिखूंगा? प्लस का 4। यानी कि Sn के ऊपर क्या चार्ज है जवानों? इस Sn के ऊपर क्या चार्ज है? प्लस का 4 है। लेकिन इधर क्या हो गया? SnCl2 वापस निकालो। Sn का माना कि x, Cl जो हेलोजन है, हेलोजन का होता है, अच्छा x प्लस हेलोजन का होता है -1, और कितने हैं भैया? 2, तो x -2 बराबर 0 और x बराबर +2, यानी इसके ऊपर क्या आया? +2। अब आप मुझे बता दो ये ऑक्सीकरण है या अपचयन है? अरे ये ऑक्सीकरण है या अपचयन? अरे ये मत पूछना कि सर ये Cl का -1 क्यों मान रहे हो, केमिस्ट्री में हेलोजन का -1 होता है, इस Cl का, Br का, F का, इनका -1 होता है। अब देखना
मैंने कहा ऋण आवेश धनावेश में वृद्धि होती हुई दिखे, धनावेश में वृद्धि होती हुई दिखे, तब तो आपके क्या है, ऑक्सीकरण है। क्या धनावेश में वृद्धि हो रही है, +4 से +6 हो रही है क्या, नहीं, कमी हो रही है। और कमी हो रही है तो कौन सी है, अपचयन है। यहाँ लिख दो कौन सी है भैया, अपचयन है, बात खत्म। दूसरी बात इधर देखो, H2S है यानी सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन अलग हो रहा है सल्फर, यानी सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट रहा है। और हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता भैया, ऑक्सीकरण। में यहाँ क्या लिख दूंगा, ये कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीकरण प्रोसेस है, बात क्लियर। नीचे क्या लिखा हुआ सर, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लिखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल का मतलब क्या हुआ सर, तो देखना भैया, ये है CuSO4। फिर वही बात कौन सी, कि आपको ऑक्सीकरण नंबर निकालना है Cu का, इसको मान लो x, मान लिया x, प्लस आगे SO4 जो होता है ना भैया, SO4 सल्फेट आयन का होता है -2। मैं बता रहा हूं आपको, याद रखना है आपको, सल्फेट आयन का होता है -2, तो मैं क्या लिख दूंगा, -2 बराबर 0। तो x प्लस माइनस माइनस x -2 बराबर 0, x बराबर +2, यानी इसके ऊपर क्या है जवानों, +2 चार्ज है। और जब कभी भी कोई मुक्त अवस्था में खुला अकेला पड़ा दिखे सिंगल स्टेट में, तो उसके ऊपर चार्ज होता है 0। क्या होता है, 0। अब इसका क्या होगा, सेम वही बात है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 0। तो जवानों कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, कॉपर +2 से 0 में जा रहा है। अरे भैया ये +2 से 0 में अगर जा रहा है तो ये कमी कर रहा है, किस चीज में, अपने ऑक्सीकरण अंक में कमी कर रहा है। इसलिए कौन सी क्रिया है जवानों, अरे ऑक्सीकरण अंक में कमी होना कौन सी क्रिया है, अपचयन है। जबकि ये जिंक 0 में पड़ा था, ये घाटे में पड़ा था, प्लस में जा रहा है, मतलब ये प्रॉफिट में जा रहा है, मतलब ये कौन सी है, ऑक्सीकरण क्रिया है। और केमिस्ट्री कहती है कि जब कभी भी किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ में होते हैं ना, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं जवानों, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या। अरे मैंने कहा अपन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, मैं यूं कहूंगा रासायनिक अभिक्रिया का लास्ट का पढ़ाओ। इसमें अपन पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करना, धनावेश में वृद्धि होना, और हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ऋणांश में वृद्धि होना। देख लो भैया, ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीकरण क्रिया है, हाइड्रोजन हट रहा है, ऑक्सीकरण क्रिया है। यहाँ +2 से 0 में जा रहा है ये। अच्छा आप बोलो सर हमें कैसे पता ऑक्सीकरण अंक का, मैं हल्का सा आपको किसी भी टॉपिक के अंदर अटैच करके बता दूंगा कि ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, मैं बातें बोल देता हूँ भैया, मैं टॉपिक के साथ में कुछ अच्छी बातें बोल देता हूँ, तो उनको आपको याद करना होता है। मैं 6ठी 7वीं क्लास के लेवल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 6ठी 7वीं के बच्चे नहीं समझ रहा हूँ आपको कि मैं उस हिसाब से बताऊंगा कि प्लस किसका होगा माइनस किसका होगा। हाइड्रोजन का -1 बता दिया, अभी मैंने लगे हाथ सल्फेट का -2 बता दिया। तो ये चीजें कॉपी की छत पे लिखने की होती है, लिख लेना, समझ लेना, बार बार नहीं बताऊंगा। ये देख लो, कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, यानी प्लस से 0 में जा रहा है, मतलब घाटा हो रहा है, मतलब अपचयन है। जिंक 0 से प्लस में जा रहा है, यानी नफा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण है। और जब ऑक्सीकरण अपचयन साथ में होते हैं तो उसको केमिस्ट्री बोलती है रेडॉक्स रिएक्शन, या इसी को हिंदी में बोलते हैं अपचय उपचय क्रिया। ये आपके रासायनिक अभिक्रिया का टॉपिक आज खत्म हुआ। नेक्स्ट अपन कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, लेकिन जितनी बातें बताई जा रही है उनको ईमानदारी से पढ़ते जाएं। बी डिसिप्लिन फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एग्जाम, और लगे रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।